Hello everyone, welcome to my channel Study Time. So today we will begin with a new chapter. We are not afraid to die if we can all be together. So this is written by Gordon Cook and Elan East and it is from your book Hornbill. So let's begin with it. In July 1976, तो बात कब की है? बात है जुलाई 1976 की. Narrator is talking about himself and my wife Mary. उसकी वाइफ का नाम है मैरी. सन जोनाथन 6 यानी कि उसके बेटे की एज है, जोनाथन की एज है 6 years. डॉटर सुजेन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ. तो ये एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, नरेटर एंड हिज वाइफ मैरी, दोनों बच्चे हैं जोनाथन एंड सुजैन, और ये लोग प्लाईमाउथ इंग्लैंड से अपना सेल शुरू करते हैं. टू सेल मीन्स टू ट्रेवल ऑन वाटर to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो इनकी जर्नी इंग्लैंड से शुरू होती है. इनका मेन पर्पस क्या है? दे आर ट्राइंग टू डुप्लीकेट. डुप्लीकेट मीन्स टू कॉपी. कॉपी करना चाहते हैं वॉयज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक. कैप्टन जेम्स कुक ने काफी ज्यादा जो है एक्सप्लोर किए हैं रूट्स थ्रू while traveling through the sea. Voyage means to means a sea travel. Okay, voyage means sea travel and उसको कॉपी करने के लिए कैप्टन जेम्स कुक को कॉपी करने के लिए नरेटर और उसकी फैमिली भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing and ciphering skills in British waters. तो बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से जो मैरी और नरेटर हैं, जो नरेटर ने अपनी एज बताई है यहाँ पे 37 years old है, वो एक बिजनेसमैन है और इन दोनों का ही सपना था what to sailing in the wake of the famous एक्सप्लोरर. यहाँ पे वही फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक की ही बात हो रही है और ये उसको कॉपी करना चाहते हैं. कहते हैं ना उनके कदमों पे चलना. तो इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर द पास्ट 16 years, 16 साल से उन्होंने अपना जो भी फ्री टाइम था, लेजर टाइम था, वो इसी काम में स्पेंड किया है. होनिंग एंड सिफरिंग स्किल्स. होनिंग मीन्स इम्प्रूविंग. ओके, होनिंग मीन्स टू इम्प्रूव अवर सीफेयरिंग स्किल्स. सीफेयरिंग का मतलब होता है मतलब कि अपनी सेलिंग स्किल्स को अच्छे से उन्होंने कवर अप किया. एंड इट मीन्स दैट ऑथर एंड हिज वाइफ इम्प्रूव देयर सेलिंग स्किल्स बाय सेलिंग देयर बोट इन ब्रिटिश वाटर्स. बिकॉज वो इंग्लैंड के हैं इसलिए उन्होंने ब्रिटिश वाटर्स में ही जितना भी हो सके प्रैक्टिस किया है.
ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अब केप टाउन पहुंचने के बाद जब सेकेंड डे चलते हैं, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो अब उनके सामने क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग गेल्स हैं। गेल्स यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, राइट। तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, तो कई हफ्तों के लिए ये जो हवाएं हैं कॉन्टिन्यूसली चलती हैं। एंड गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, तो उसको गेल्स से तो कोई खास परेशानी नहीं थी नरेटर को, लेकिन जो साइज ऑफ द वेव्स था, जो वेव्स ऊपर की तरफ उठ रही थी, दैट वाज अलार्मिंग, अप टू 15 मीटर्स। तो इतनी ऊंची जो थी वेव्स उठ रही थी, एज हाई एज अवर मेन मास्ट। मेन मास्ट जो होता है वो सेंटर में होता है शिप के। यू कैन सी इन द पिक्चर द मास्ट इज अ टॉल पोल ऑन अ शिप दैट सपोर्ट्स इट्स सेल। सेल जो ये कपड़े को सेल कहते हैं, और ये बीच में एक जो लंबी पोल आपको नजर आ रही है, दैट इज अ मास्ट। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब December 25 हो गया है और ये लोग 3500 ईस्ट की तरफ आ गए हैं केप टाउन से, डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर। एट्रोशियस मीन्स एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट, तो वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, लेकिन उनका जो दिन है बहुत अच्छा बीतता है। इट वॉज अ ग्रेट डे विद अ क्रिसमस ट्री, बिकॉज 25 दिसंबर इज अ क्रिसमस, सो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। न्यू ईयर्स डे, now the 1st January has arrived, the New Year's Day saw no improvement, तो in between भी from 25 दिसंबर से के बाद भी जो वेदर है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। न्यू ईयर आ जाता है बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन ये वेदर का बदलना बहुत ज़रूरी था, एंड इट डिड चेंज, वो बदला फॉर द वर्स, लेकिन अच्छे के लिए नहीं, वो और भी ज़्यादा बुरा हो गया। चेंज फॉर द वर्स मीन्स इट बिकम्स मोर unpleasant and more difficult. At dawn on January 2, the waves were gigantic. At dawn means early morning, जबकि sunrise होता है। January 2 है, the waves were gigantic. Waves जो है बहुत ज़्यादा huge हैं. Gigantic means huge. Okay, it is an adjective which describes something that's really big, exceedingly large. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 नॉट्स। तो ये जो है एक स्मॉल स्टॉर्म जिब जब लगाई जाती है जब आपको स्टॉर्म्स से बचना होता है, उन तेज हवाओं से बचना होता है, तो एक स्मॉल स्टॉर्म जिब लगाई गई है एंड दे आर मेकिंग 8 नॉट्स। नॉट्स जो होता है बेटा एक मेजर ऑफ अ स्पीड होता है, मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ अ शिप, जो शिप की स्पीड है उसे मेजर करते हैं नॉट्स में। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। पिक्चर में तो सी बहुत शांत नजर आ रही है, लेकिन अगर हम नरेटर की बात को समझें तो इस वक्त वेव्स बहुत ज्यादा ऊपर हैं। ओके, और वो हर जो शिप है वो एकदम टॉप ऑफ द वेव पहुंच रही है, टॉप ऑफ ईच वेव, और जब वो एकदम वेव के ऊपर पहुंचते हैं, जब शिप एकदम वेव के ऊपर पहुंचती है तो वहां से उन्हें और वेव्स नजर आती हैं। एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, जो खत्म ही नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि सीज, देखो द वर्ड रिटन इज सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, उन्हें सिर्फ एक समंदर नहीं नजर आ रहा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी सीज इकट्ठी होकर उनकी तरफ आ रही हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, जो विंड की आवाजें हैं वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी उनके कानों के लिए। और स्प्रे यानी कि साथ में पानी भी कुछ कुछ आ रहा है उस तरफ, लेकिन वो उनके कानों के लिए जो विंड की आवाजें हैं बहुत ही ज्यादा पेनफुल हैं। टू स्लो द बोट डाउन, अब वो अपनी बोट को, अपनी शिप को थोड़ा स्लो करना चाहते थे। वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, तो स्टॉर्म जिब को ड्रॉप कर दिया गया। एंड लैश्ड अ हैवी मोरिंग रोप, लैश्ड का मीन्स होता है टू मेक इट टू हिट विद अ लॉट ऑफ फोर्स, अच्छे से फोर्स लगा के हैवी मोरिंग रोप्स को उन्होंने निकाला इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और उसको लूप बनाकर स्टर्न से बांध दिया। स्टर्न जो होती है इट्स अ बैक एंड ऑफ द शिप। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और उन्होंने सब कुछ डबल लैश कर दिया।
देखो ये मूरिंग रोप्स को स्टर्न से इसलिए बांधा जाता है टू स्लो डाउन इट्स स्पीड. ओके, द सेलर्स यूज द मूरिंग रोप टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टॉर्म्स. जब भी स्टॉर्म्स आते हैं उसे स्लो डाउन करने के लिए मूरिंग रोप्स को यूज किया जाता है. द टाइंग अराउंड द स्टर्न हेल्प्स इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड बोट ऑफ द बोट एंड स्लो डाउन इट्स स्पीड. ठीक है, तो स्पीड को कम करने के लिए ये सब किया जाता है. वो सब कुछ डबल लैश कर देते हैं, डबल डबल करके बांध देते हैं. वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल. ठीक है, लाइफ राफ्ट ड्रिल है मतलब कि जो भी जान बचाने के लिए जो भी उनको चीजें रेडी करनी है वो करते हैं. राफ्ट्स रेडी करते हैं. अटैच लाइफ लाइन्स को अटैच कर लेते हैं. डोंट मीन्स टू वियर ऑयल स्किन्स. ऑयल स्किन्स पहन लेते हैं. ऑयल स्किन्स बेटा क्या होती है? ऑयल्ड वाटरप्रूफ क्लोथ्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर कवरिंग्स एंड गारमेंट्स. ठीक है, तो वो अपने ऊपर वो जो है ऑयल स्किन्स को पहन लेते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्लोथ्स विच आर ट्रीटेड विद ऑयल और इन्हें ऑयल स्किन्स कहते हैं. तो ये सब वो पहन लेते हैं. लाइफ जैकेट्स निकाल लेते हैं. एवरीथिंग इज रेडी एंड दे जस्ट वेटेड. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिसास्टर. नाउ first indication of the impending disaster. Indication means sign. Okay, impending means something bad that will happen soon. Something bad that will happen soon, उसको impending कहते हैं. Disaster आपको पता है terrible situation. तो उसका जो first indication वो एक जो टेरिबल सिचुएशन आने वाली है और कुछ जो बुरा होने वाला है उसका इंडिकेशन उन्हें अबाउट 6 PM आता है, 6 बजे शाम को विद एन ऑमिनस साइलेंस. ऑमिनस का मतलब होता है थ्रेटनिंग और वरिंग साइलेंस, स्पेशली बिफोर समथिंग बैड हैपन्स. एक शांति सी बन जाती है, कहते हैं तूफान से आने के पहले की शांति. तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी और थ्रेटनिंग है. द विंड ड्रॉप्ड, जो हवा है वो रुक गई. एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, लेकिन स्काई जो है एकदम काला हो जाता है. देन केम अ ग्रोइंग रोर, एक आवाज आती है, एक तेज सी आवाज आती है. एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप. इनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज इन साइज, एक बहुत बड़ा सा बादल उनके ऊपर आता है. एफ्ट मीन्स नियर और टुवर्ड्स द बैक ऑफ द ship. Okay, with horror I realized that it was not a cloud. वो कोई क्लाउड नहीं था, but a wave like no other I had ever seen. वो इतनी बड़ी वेव थी जो कि एक लग रही थी कि जैसे क्लाउड की तरह. From the back of the ship it was coming and it appeared perfectly vertical. तो ऐसे बिल्कुल सीधी खड़ी हुई जो वेव उसने देखी है. एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. अभी तक जितनी भी वेव्स उन्होंने देखी ये उससे ट्वाइस द हाइट थी. विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट. फ्राइटफुल मीन्स वेरी अनप्लेजेंट, वेरी बैड. ब्रेकिंग क्रेस्ट मीन्स ऑन द टॉप ऑफ द वेव. ठीक है, तो उनकी शिप जो है बिल्कुल टॉप ऑफ द वेव चली जाती है, ऑन द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव. द रोर इंक्रीज, जो एक डीप साउंड था, एक जो अजीब सा लाउड सा डीप सा साउंड था जो आ रहा था, दैट इंक्रीज्ड टू अ थंडर नाउ. ओके, एक लाउड नॉइज आती है इन द स्काई विच यू कैन हियर व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म. एंड एज द स्टर्न मूव्ड अप the face of the wave and for a moment I thought we might ride over it. तो कुछ एक पल के लिए तो नरेटर को लगता है कि शायद वो इस वेव को पार कर जाएंगे. They might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. Tremendous means very large, very great explosion shook the deck. ठीक है, shook to move कर देना, उसे हिला देना. ओके, तो एक तरह का ऐसा एक्सट्रीमली वायलेंट बर्स्टिंग होती है, एक सडन एक्सप्लोजन को कहते हैं, मतलब कि वायलेंट बर्स्टिंग होती है. और पूरा जो डेक है दैट इज द फ्लोर ऑफ द शिप वो पूरी हिल जाती है. अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. ठीक है, टॉरेंट का मतलब होता है वेरी ग्रेट अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रीन और वाइट वाटर जो है शिप के ऊपर गिरता है. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, जो नरेटर का हेड है वो व्हील से जाकर लगता है. आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग
overboard and sinking below the waves. वो एकदम उड़ता हुआ जाता है, overboard means over the side of a ship into the water. ठीक है, तो शिप से ऐसे उड़ता हुआ जाता है, पानी में गिरता है, and he was aware he was going outside of the ship due to the huge waves. I accepted my approaching death. वो अपनी approaching death को accept कर लेता है. And as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. वो अपनी consciousness को भी खोने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं peaceful भी feel कर रहा है. क्यों? Because the author felt peaceful at the time of his approaching death because he had already accepted his death. उसको कोई बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था. Unexpectedly, यानी कि in a very surprising way, my head popped out of the water. उसका सर जो एकदम पानी से बाहर निकलता है. Popped means to come suddenly out of the water. A few meters away, कुछ मीटर्स की दूरी पर वो देखता है wave walker was near capsizing. वेव वॉकर जो थी, उसकी शिप का नाम है वेव वॉकर, वो ऑलमोस्ट डूब रही है. कैप्साइजिंग मीन्स सिंकिंग, टू टर्न ओवर इन वाटर. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो मास्ट जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया वो वर्टिकली खड़े होते हैं, वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो चुके हैं. देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट. ठीक है, लेकिन एकदम से एक वेव आती है. हर्ल्ड का मतलब होता है टू थ्रो समथिंग विद ग्रेट फोर्स. एकदम से वेव आती है और वो वेव वॉकर को सीधी पोजीशन में यानी कि अपराइट पोजीशन में कर जाती है. माई लाइफ लाइन जर्क्ड आउट. उसने जो एक लाइफ लाइन जैकेट पहनी हुई है वो एकदम से टाइट हो जाती है. टॉट का मतलब होता है टाइट हो जाना. तो कोई भी जब डिजास्टर स्ट्राइक करता है, सी को लाइफ लाइन जैकेट्स पहन लेते हैं. नरेटर ने भी पहनी हुई है. और जैसे ही एंड व्हेन द लाइन जर्क्ड और ग्रू टाइट, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू ब्रीथ. तो एकदम से टाइट हो गया है. आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम. तो उसने रेल्स को पकड़ लिया, रेलिंग्स को पकड़ा और किसी तरह भी वो पानी में से निकलता, मतलब कि वेव वॉकर के जो मेन बूम में वो पहुंच जाता है. ठीक है, नाउ सब्सिक्वेंट. गार्ड रेल्स जो होती है, रेल्स एट द एज ऑफ द डेक दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम फॉलिंग. ओके, तो उन गार्ड रेल्स को पकड़कर वो वेव वॉकर्स के मेन बूम तक पहुंच जाता है. बूम इज अ पोल दैट ग्रेटली इंप्रूव्स कंट्रोल द एंगल एंड शेप ऑफ द सेल. ओके, तो वो उस मेन पोल तक पहुंच जाता है. सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल. तो अब जो वेव्स आ रही हैं वो कभी उसको इधर से उधर डेक यानी कि फ्लोर ऑफ द शिप पे इधर से उधर फेंक रही हैं उसको, लाइक अ रैग डॉल. रैग डॉल जो होती है फटे पुराने कपड़ों की बनी हुई डॉल को रैग डॉल कहते हैं. तो जैसे वो एक कपड़े की बनी हुई डॉल होती है, इस तरह से वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, उसको जो वेव्स हैं वो टॉस कर रही हैं. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड. उसकी लेफ्ट रिब्स क्रैक हो जाती है. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. और उसके दांत टूट जाते हैं, मुंह में सारा ब्लड है. Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. वो व्हील तक पहुंच जाता है और स्टर्न को मतलब कि लाइन अप कर लेता है फॉर द नेक्स्ट वेव एंड hung on. और वहीं पर वो खड़ा रहता है. hung on means to keep hold on it. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below. अब ऑब्वियसली जब शिप इतने वेव्स को झेल चुकी है तो उसको कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि उसमें नीचे भी कहीं पानी है. बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो व्हील छोड़कर जाए और इन्वेस्टिगेट करे, देखे जाकर, क्योंकि व्हील छोड़ना भी सही नहीं था. सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड. हैच क्या होता है बेटा? हैच इज वॉट it is a opening on the deck. It is a opening on the floor of the ship. ठीक है, through which people can come and go, and also it is used generally for the cargo underneath it. तो वहां से उसकी वाइफ आती है, मैरी वहां से निकलती है. We are sinking, she screamed. ठीक है, वो सब डूब रहे हैं. The decks are smashed. जो सारे जो फ्लोर्स हैं, शिप की फ्लोर है वो स्मैश्ड हो चुकी है, मतलब कि बैडली ब्रोकन है, वो सब शैटर्ड हो चुका है. वी आर फुल ऑफ वाटर. पानी भर चुका है. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. तो वो उसको कहता है कि तुम इस व्हील को पकड़ो. एंड ही स्क्रैम्बल्ड मीन्स टू क्लाइंब फॉर द हैच.
तो वो हैच तक जाता है. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. नाउ हु आर लैरी एंड हर्ब? ये वही क्रू मैन है जिन्हें इसने हायर किया था नरेटर ने, एंड दे आर पंपिंग द वाटर आउट ऑफ द शिप. उसको बाहर फेंक रहे हैं पानी को, सो दैट शिप को बचाया जा सके. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. ठीक है, तो इधर उधर चीजें बिखरी पड़ी है. द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्ड्स. अब स्टारबोर्ड की साइड जो होती है, यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज एक्चुअली ऑन द राइट साइड ऑफ द शिप. उसको स्टारबोर्ड कहते हैं. द राइट साइड ऑफ द शिप इज कॉल्ड स्टारबोर्ड. तो वो अंदर की तरफ हो गई है. इट्स बर्स्ट इनवर्ड्स. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टेंस एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर. तो जितना भी उनका सामान है, क्लोथ्स हैं, क्रॉकरी है, वो सब पानी में डुबकियां लगा रहे हैं. दे आर ऑल फिल्ड विद वाटर. दे आर ऑल स्लॉश्ड विद वाटर. स्लॉश मीन्स दे आर टोटली फिल्ड विद वाटर. और वो पानी में इधर उधर बिखरे हुए हैं. Half swam, half crawled into the children's cabin. तो वो हाथ से नीचे आ जाता है नरेटर. तो वो आधा तो स्विम करता है, कभी वो क्रॉल करता है पानी में और बच्चों के कैबिन तक पहुंचता है. आर यू ऑल राइट? वो पूछता है तुम सब ठीक हो? I asked yes. They answered from an upper bunk. तो ऊपर बेड, जो ऊपर की तरफ बेड बनाया जाता है, शेल्फ लाइक बेड जो बनाया जाता है, वहां पर बच्चे बैठे हुए हैं. एंड दे सेड दे आर ओके, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड स्यू. स्यू जो कहता है कि उसके जो हेड पे जो है चोट लगी है, पॉइंटिंग एट अ बिग बम्प. तो उस पे एक बम्प हो गया है, एक हम्प की तरह बन गया है अबव हर आईज, उसकी आंखों के ऊपर. हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स. लेकिन नरेटर के पास ये सब देखने का टाइम नहीं था. आफ्टर, क्योंकि उसको लगा कि एक छोटी चोट है, क्योंकि उसके लिए वो ज्यादा बॉदर नहीं करना चाहता था. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, तो ये सब चीजें इकट्ठी करता है. आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक. तो वापस अपने उधर डेक पे चला जाता है. विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन. तो वो जो स्टारबोर्ड की साइड है, इट वाज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉयलेंटली, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से वो स्ट्राइक किया था, इसलिए वो टूट चुकी है, इसलिए वो खुल चुकी है. एंड वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. और हर वेव के साथ जो है पानी वहां से अंदर आ रहा है. we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर उसको रिपेयर नहीं किया गया, स्टारबोर्ड साइड को रिपेयर नहीं किया गया, तो शिप जो है डेफिनेटली सिंक कर जाएगी. इसलिए जो नरेटर है उसे रिपेयर करना चाहता है. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping होल्स. तो किसी तरह उसने कैनवस को स्ट्रेच किया और वाटरप्रूफ हैच कवर्स को होल्स पे लगाया. सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. लेकिन कुछ पानी अभी भी नीचे की तरफ जा रहा था. इट वाज स्ट्रीमिंग बिलो मीन्स एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में वो नीचे जा रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड. डिफ्लेक्टेड मीन्स टू टर्न द साइड, टू चेंज द डायरेक्शन. तो वहां से वो पानी अब अंदर नहीं जा रहा था. More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. आगे और ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि जो हैंड पंप्स थे उनमें ब्लॉकेज हो गई विद द डेब्रिस. डेब्रिस जो होती है वेस्ट स्कैटर्ड, जो इधर उधर जो पानी के साथ उनकी चीजें थी वो भी सब बिखरी पड़ी थी. तो वो जाकर पंप्स को उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया. और उनका जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली. और जो पानी का लेवल था वो काफी ज्यादा ऊपर आ गया. थ्रेटनिंगली मीन्स मतलब ब्रूचुअली मीन्स बहुत ज्यादा वो ऊपर की तरफ अब रोज कर रहा है पानी. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. Now, अब डेक पे जो है उसने क्या देखा कि जो उनके दो स्पेयर हैंड पंप्स थे, they had been wrenched overboard. Wrenched overboard means they have twisted suddenly. They have turned. It refers to something being forcefully pulled from its original position and thrown into the
water along with the forestay sail. जो उनकी forestay sail थी, that is a piece of standing rigging which keeps a mast from falling backwards. ये जो mast है, जो एक स्टैंडिंग पोल होता है, उसको वो अपनी जगह पर रखने में हेल्प करती है. और जो जिब होती है, दैट यू नो, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दैट इज अ स्मॉल सेल. एंड द डिंगीज आर द boats which are used to save lives of people when the ships are sinking, or main anchor. So these have been had been all wrenched overboard. Then I remembered we had another electric pump. फिर उसको याद आया उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है under the chart room floor. So this is a chart room floor. You can see in the first picture. तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पंप है जो कि उसको नरेटर को याद आ जाता है. Connected it to an out pipe. तो ये जो चार्ट रूम होता है, एक here the man keeps track on the ship's position, उसके लिए यूज होता है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पंप पड़ा था, उसको उन्होंने कनेक्ट किया आउट पाइप के साथ और थैंकफुली वो वर्क कर गया. And was thankful to find that it worked. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. अब रात आ गई लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और यानी कि बिटरली कोल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड है, और उनका वही रूटीन चल रहा है, पानी को पंप आउट करना, शिप से निकालना, स्टीयरिंग को संभालना एंड वर्किंग द रेडियो. रेडियो पर वो इसलिए वर्क कर रहे हैं सो दैट उन्हें कहीं से भी कोई सिग्नल मिल जाए. They were trying to get the help through the radio. And it is used for a wide variety of purposes including marine navigation, communicating with harbors, etc. We were getting no replies to our mayday calls. What are mayday calls? Mayday calls is a call for help sent from a ship. उन्होंने बोला ना रेडियो से वो they were trying continuously कि कहीं से कोई उन्हें हेल्प मिल जाए. तो mayday calls are a call for help sent from a ship in case of emergency. इसे distress signal भी कहते हैं, which was not surprising in this remote corner of the वर्ल्ड. लेकिन उन्हें पता था कि शायद उन्हें कोई रिप्लाई मिलेगा क्योंकि वो ऐसे रिमोट कॉर्नर पे थे, ऐसी जगह थे जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था. Sue's had swollen alarmingly. स्यू का जो हेड था वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था. पहले तो एक छोटा सा बम्प था, now it has swollen alarmingly, and she had two enormous, alarmingly means in a worrying way, and she had two enormous black eyes. उसकी आंखों के साइड से पूरा ब्लैक हो गया था. and now she showed us a deep cut on her arm. उसकी आर्म पे भी एक deep cut था. when I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तो नरेटर ने जब उससे पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने बोला कि मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी. She acted maturely and did not want to reveal her pain so that her father could concentrate on saving the ship. क्योंकि शिप को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in the rotation. तो अब ये जो पंपिंग वो जो कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पंप भी चल पड़ा था, तो अब जो है पानी एक कंट्रोल में हो गया था और बारी बारी वो लोग काम कर रहे थे और बीच बीच में एवरी पर्सन वाज गेटिंग 2 hours रेस्ट भी उनको मिल रही थी. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर देयर इज अ वाटर लाइन विच आर मेड ऑन द शिप्स. तो इस वाटर लाइन के नीचे जो कि नहीं नजर आ पा रहा था, वहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम थी. अ ट्रेमेंडस लीक वाज देयर. ट्रेमेंडस मीन्स वेरी लार्ज और अ ग्रेट लीक below the water line. Water line is the topmost level of the water which is touching the outer body of the ship. And on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. जब उसने चेक किया, जब नरेटर ने चेक किया, तो वो क्या देखता है, जो मेन रिब फ्रेम है, in the third picture you can see a rib frame. इस तरह से फ्रेम बनाया जाता है शिप का. and they were smashed down to the keel. कील जो होती है कि नीचे होती है शिप के नीचे. कील is a long piece of wood or metal on the bottom of the boat.
that stops it falling over sideways in the water. एंड तो वो सारा जो है उसका फ्रेमवर्क है, मेन रिब फ्रेम्स जो है उसको वेल्ड किया जाता है कील के साथ, लेकिन वो सारा स्मैश हो गया था, बहुत ही ज्यादा टूट गया था. इट वॉज बैडली ब्रोकन और यू कैन से शैटर्ड. स्मैश्ड का मतलब मीन शैटर्ड. तो काफी ज्यादा डैमेज शिप को हो गया था. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. तो ये जो है there was nothing holding up as a whole section, कुछ भी ऐसा प्रॉपर नहीं था. starboard आप you can say that it is the right side of the ship. तो और बस वहाँ पे सिर्फ क्या बचा था, कुछ कार्डबोर्ड पार्टीशंस जैसे कुछ पार्टीशंस बचे थे और काफी ज्यादा डैमेज उस शिप को पहुंचा था. Survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. तो 15 घंटे हो चुके थे जब से वेव ने हिट किया था, लेकिन अब वेव वॉकर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. नरेटर चेक करता है कि आसपास 2 आइलैंड्स हैं जो कि कुछ 100 किलोमीटर्स की दूरी पे हैं ईस्ट की तरफ से, कुछ few hundred kilometers दूर है. One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. तो एक आइलैंड का नाम है Isle Amsterdam जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, यानी कि फ्रेंच रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है. और ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन. पिन प्रिक्स एक फ्रेज है जो कि यहाँ पर यूज किया गया है. Pinpricks is a phrase that expresses that search of 2 small islands in the vast ocean. Pinprick होते हैं जब आप पिन से कहीं प्रिक करें तो एक छोटी सी डॉट ही बनती है. तो इतने बड़े ओशन में वो आइलैंड सिर्फ एक डॉट के जैसे था. सो इन द वास्ट ओशन trying to find something extremely insignificant compared to the vastness in which you are searching for it. क्योंकि बहुत बड़ा ओशन है, उसमें एक आइलैंड को ढूंढना एक पिन प्रिक की तरह था. But unless the wind and seas abated, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. तो जो नरेटर है वो कहता है, सी द वर्ड अबेटेड मीन्स टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग. तो विंड्स जब तक रुकेंगी तभी वो अपने वॉयज को आगे बढ़ा सकते हैं, टू बिगिन सेल, एंड आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड. तो चांसेस बहुत कम नजर आ रहे थे. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. ये जो बड़ी वेव ने उन्हें हिट किया, उससे जो उनका ऑक्सिलरी इंजन है, ऑक्सिलरी इंजन इज अ सेकेंडरी इंजन दैट प्रोवाइड्स पावर टू द शिप सिस्टम, तो उससे वो भी खराब हो चुका है. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, तो 36 आवर्स हो चुके थे, वो लोग कॉन्टिन्यूसली पंपिंग कर रहे थे. वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. तो अब कुछ सेंटीमीटर ही पानी जो था वहां रह गया था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. बस अब उन्हें इतना करना था कि जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही वो उसे पंप आउट कर दे. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. लेकिन जो मेन मास्ट है, जो मेन पोल है शिप का, उसके ऊपर सेल लगाना अभी भी पॉसिबल नहीं था, वो नहीं कर पा रहे थे. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. अगर वो ऐसा करते हैं, रिगिंग मीन्स वो जो अगर रोप्स से उसको बांधते हैं, द रोप्स दैट सपोर्ट द शिप्स सेल, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो वो डैमेज जो सेक्शन है शिप का उसको तोड़ देगा बिल्कुल ही. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टॉर्म जिब को लगाया एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर. तो स्टॉर्म जिब लगाकर, स्टॉर्म जिब होता है विच इज हेल्प टू कंट्रोल द शिप इन बैड वेदर्स. तो उसको वो रेस करते हैं, होस्ट मीन्स टू रेज इट, टू लिफ्ट और पुल समथिंग. तो उसको लगाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं जहां जिस डायरेक्शन में उन्हें लग रहा है कि आइलैंड्स हैं. मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. मैरी जो उसकी वाइफ है नरेटर की, वो ढूंढती है और उसको क्या मिलता है, क्रैकर बिस्किट्स मिलते हैं और कॉर्न्ड बीफ. कॉर्न्ड बीफ जो होता है एक तरह का मीट होता है दैट हैज बीन क्योर्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन
टू बी प्रिजर्व्ड, क्योंकि उन्हें शिप पे इतने टाइम रहना था तो उन्हें ऐसा प्रिजर्व्ड फूड उन्होंने साथ में रखा हुआ था। तो इस तरह से वो कॉर्न बीफ खाते हैं और क्रैकर बिस्किट्स खाते हैं, और ये उनका पहला खाना था पिछले 2 दिनों में। तो 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो ये सब वो अब खाते हैं। Thank you so much. The next chapter, the next part of the chapter would be discussed in part 2. Thank you so much for watching. Kindly subscribe to the channel. Thank you.